जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 4 है, कार्बन तथा इसके यौगिक, इसका जो भी शेष लघुत्तरीय प्रश्न जो बचा हुआ है उन सभी को आज हम लोग करेंगे। और ठीक है, और अभी जो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं, कौन सा बुक पढ़ते हैं? भारतीय भवन का। चूँकि हम लोगों ने पीछे क्लास में 1 से 14 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, इसका क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। तो आज जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ है 14 से 28 नंबर तक, इन सभी को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा इन सभी क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को कैसा बनाया, मतलब निम्नलिखित को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा है एथेनॉल। तो कहता है कि एथेनॉल को कैसे बनाते हैं। तो एथेनॉल को देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। कहता है क्या कि व्यापारिक विधि से एथेनॉल को चीनी या स्टार्च के किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो किण्वन विधि द्वारा। जो चीनी होता है, जब इसको किण्वन करते हैं तो इसे एथेनॉल की प्राप्ति होता है। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन को आपको ध्यान करना है, बस उतना लिख के ये रिएक्शन लिख देना है। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11। जब जल के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं, किसके उपस्थिति में? तो इन्वेस्टर्स की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, C6H12O6 और C6H12O6। फिर हमको C6H12O6 जाइमेंस ईस्ट से करवाते हैं तो हमारा एथेनॉल प्राप्त होता है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, तो हमको बस यही करना था कि एथेनॉल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल कैसे बनाया जाता है? तो चीनी का किण्वन विधि से एथेनॉल प्राप्त होता है, चीनी या स्टार्च। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, कहता है क्या कि एथेनोइक अम्ल। अगला क्या कहता है कि एथेनोइक अम्ल देखिए कैसे, या इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। तो कहता है क्या कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल बनाया जाता है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है हमारा, अर्थात कि एथेनॉल का जो होता है उसका ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए CH2OH हमारा हो गया एथेनॉल। इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं KMnO4 की उपस्थिति में, तो यह एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल। CH3CHOH बनता है। फिर इसका हम लोग KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब करते हैं, तो हमारा CH3OH प्राप्त, मतलब कि एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए इसमें अगर आपको पूछा जाए कि एथेनोइक अम्ल कैसे बनता है, तो आपको इतना लिख देना है। ठीक है, क्या करना है आपको कि इतना लिख देना है। ठीक है, ये इसको लिख देना है, इसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यह आपको अभिक्रिया कर रिएक्शन लिख देना है नीचे में, बस इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एथेनॉल पीने से कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है। जब आप एथेनॉल पीते हैं तो कौन सा बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। कहता है क्या कि एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। जो एथेनॉल है उसे अल्कोहल, मतलब एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अधिकांश मात्रा में उपयोग अल्कोहलिक पेय, मतलब जो शराब होता है, के रूप में किया जाता है। कहता है कि इसके अलावा अल्कोहलिक का उपयोग टिंचर आयोडीन, मतलब कि I2+C2H5OH कफ सिरप एवं टॉनिक बनाने में भी किया जाता है। जो कफ सिरप होता है ना, जो सर्दी में हम लोग पीते हैं, या टॉनिक जो होता है उसे भी बनाने में किया जाता है। कहता है कि थोड़ी मात्रा में अल्कोहल पीने से नशा आता है। जब हम थोड़ी कम मात्रा में अल्कोहल पीते हैं तो हमें इससे नशा आता है। ठीक है, कहता है कि अल्कोहल के लगातार सेवन से आलस, मानसिक व्याकुलता तथा मूर्छा आती है, मतलब कि हमें चक्कर आती है। ठीक है, और इसके अलावा मनुष्य अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। मतलब अगर आप ज़्यादा अल्कोहल की सेवन करते हैं तो सबसे पहले आपके शरीर में आलस आएगा, कि आपको आलसीपन लगेगा, ये काम हम बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे। उसके बाद कहता है कि मानसिक व्याकुलता, मतलब कि आपके दिमाग में कुछ तरह की बातें चलते रहेगा। फिर कहता है कि मूर्छा आती, मतलब कि आप बेहोश हो सकते हैं, आपको चक्कर आने लगेगा। और इसके अलावा मनुष्य अपनी सोचने समझने की शक्ति, जो आप थिंकिंग करते हैं, जो सोचते हैं, उसे भी आप खो देंगे। तो वही
हमारा होता है जब इसका हम लोग ज़्यादा सेवन करते हैं तो हम लोग शरीर पर यही प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर पर क्या 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 प्रभाव पड़ता है, तो आलस आता है, मानसिक व्याकुलता होती है, मूर्छा मतलब कि हमें बेहोश होने लगते हैं, मनुष्य अपनी शक्ति मनुष्य जो सोचने की जो समझने की शक्ति है उसे खोने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगला कहता है क्वेश्चन कि सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताएं। तो कहता है क्या कि एथनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है और इसको जब हम 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। जो एसिटिक अम्ल होता है इसी के 6 से 8% जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो तनु मतलब कम, जो 6 से 8% क्या हो कम हो ऐसे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सिरका कहते हैं। और जिसका अचार बनाने में रक्षक के रूप में कहता है, मतलब कहता है कि इसका उपयोग, तो इसका जो उपयोग होता है अचार जो बनते हैं उसके रक्षक मतलब रक्षा के अचार खराब नहीं होगा उसमें इसका उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? देखिए सिरका क्या है, तो सिरका एक तरह का एसिटिक अम्ल है और जब हम एसिटिक अम्ल को 6 से 8% तक यूज करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि वनस्पति तेल और वसा क्या होता है। तो वनस्पति तेल और वसा क्या होता है, कहता है क्या कि वनस्पति तेल और वसा उच्च वासीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होता है। क्या होता है, तो ग्लिसरॉल से बने एस्टर होता है। क्या होता है, तो वनस्पति तेल और वसा का उच्च वासीय अम्ल होता है। क्या होता है, मतलब कि अधिक मात्रा वाले वासीय अम्ल होता है तथा ग्लिसरॉल से बने एक्स्टर क्या होता है कि एस्टर होते हैं। तो यही सभी हमारा क्या होता है, वनस्पति तेल तथा वसा। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन करता है कि साबुनीकरण क्या है। साबुनीकरण क्या है, तो कहता है क्या है कि वनस्पति तेल तथा वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन एवं ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। तो कहता है जो वनस्पति तेल तथा वसा का क्षार के द्वारा जल का जो अपघटन होता है और उसके फलस्वरूप जो साबुन एवं ग्लिसरॉल बनता है उसी को हम लोग कहते हैं साबुनीकरण। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए फिर कहता है कि साबुन क्या, तो कहता है साबुन उच्च वासा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। जो साबुन क्या होता है कि उच्च वासा जो होता है, अधिक मात्रा में जो वासा होता है उसके अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। क्या होता है, उसके अम्लों के सोडियम लवण होते हैं और अतः यह आयनिक होता है। यह क्या होता है, आयनिक होता है। जैसे हो गया स्टीरेट आयन। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि साबुन कैसे बनता है। साबुन कैसे बनता है, तो कहता है क्या है कि वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन बनता है। जो साबुन होता है ना, वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन के साथ जब हम गर्म करते हैं तब हमें क्या होता है, साबुन बनता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक एस्टर का नाम बताएं। एस्टर का गंध कैसा होता है, कहता है कि एक एस्टर का नाम बताएं और एस्टर का गंध कैसा होता है। तो एथिल एसीटेट एक एस्टर है, जो हमारा एथिल एसीटेट है क्या है, एक एस्टर है। क्या है कि एक एस्टर है और इसका गंध फल जैसा मीठा होता है। इसका जो गंध होता है क्या होता है, फल जैसा मीठा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एरोमेटिक यौगिकों की जांच कैसे की जाती है। तो कहता है क्या कि नेफ्थलीन जो होता है एरोमेटिक यौगिक की गोली या अन्य एरोमेटिक यौगिक के चूर्ण को तांबे के पत्थर पर रखकर वर्णन के प्रकाशहीन लौ में गर्म करें। वर्णन का जो प्रकाशहीन लौ होता है उसमें गर्म करें और इसके बाद वर्णन की लौ का निरीक्षण करें। वर्णन कालिख युक्त पीले लौ के साथ जलती है। तो इससे भी हम लोग क्या करते हैं, इसको यौगिक को जांच करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि मीसेल्स क्या होते हैं। जो मीसेल्स होते हैं क्या होते हैं, मीसेल्स। ठीक है, तो कहता है क्या कि स्टीरेट आयन क्या होता है कि
सिस्टियरेट आयन जो होता है C17H35COO का हाइड्रोजन भाग C17H35 अध्रुवीय होता है। ठीक है, जिसे पुछला कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पुछला कहते हैं। जो हमारा ये जो होता है सिस्टियरेट आयन जो होता है का हाइड्रोजन भाग का अध्रुवीय होते हैं। क्या होता है, जो ये भाग होता है क्या अध्रुवीय होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग पुछला कहते हैं। ठीक है, कहता है कि यह भाग तेल या ग्रीस में घुल जाता है तथा इसका शीर्ष COO ध्रुवीय होता है, जो जल के अणुओं से संयोजित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, जिन्हें मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, कहता है क्या कि मिसेल्स के प्रत्येक कण चारों ओर ऋण आवेश से घिर जाते हैं, जो एक दूसरे को विकर्षित कर जल में निलंबित हो जाते हैं, ताकि वे फिर साफ होने वाली वस्तुओं को पुनः चिपक न जाए। कपड़े को धोते समय कपड़े का मौल हाथ से मलने अथवा ब्रश द्वारा रगड़ने से मिसेल्स के रूप में कपड़े को तुरंत छोड़कर जल में निलंबित हो जाता है। तो जो गंदगी होता है ना वही क्या होता है, मिसल्स होते हैं। मतलब मिसल्स के ही साथ क्या होता है, जो कपड़े में जो गंद होते हैं वो भी क्या होता है, उसी के साथ बाहर आ जाता है। तो मिसल्स के ही कारण जो कपड़े हम लोग साफ करते हैं वो उसमें पुनः वो गंदगी सट नहीं जाता है, मतलब उसमें पुनः वो नहीं लग पाता, उससे बाहर निकल जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि सममूलक श्रेणी क्या होते हैं। तो कहता है क्या कि समजातीय श्रेणी को ही सममूलक श्रेणी कहते हैं। कहता है कि कार्बनिक यौगिकों के गुणों का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें समजातीय या सममूलक श्रेणी कहते तथा इनके प्रत्येक सदस्य सममूल या समजात कहलाते हैं। इस श्रेणी को किन्हीं दो क्रमगत यौगिक के अणुसूत्रों में CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। कहता है कि सममूलक यौगिकों में एक ही क्रियाशील मूलक उपस्थित रहने के कारण उनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। एक श्रेणी विशेष के सभी सदस्यों के बनाने की विधि एक समान होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या, जीवाश्म ईंधन क्या है। कहता है कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधे और जानवरों की मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतें के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बड़े आकार वाले पेड़ पौधे से कोयला बनता है, जबकि छोटे छोटे पौधों और जानवरों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सहसंयोजी यौगिक प्राय विद्युत के ही चालक क्यों होते हैं। कहता है कि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं विद्युत के हीन चालक, मतलब कि बहुत कम चालक क्यों होते हैं या कुचालक क्यों होते हैं। तो कहता है क्या कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका कारण यह है कि ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं, आयनों से नहीं, कि ये पिछली या जलीय विलयन की अवस्था में आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि विद्युत के कुचालक हैं। तो जो सहसंयोजी बंधक होते हैं वो क्या कहते हैं, उदासीन अणुओं से बनते हैं। चूँकि सहसंयोजी यौगिक तभी बनता है जब वो जो जितने परमाणु से मिलके बनता है तो क्या कहते हैं अपने अपने कक्षा में पूर्ण हो जाता है। जब वो अपने कक्षा में पूर्ण हो जाता है तो सहसंयोजी यौगिक कब बनता है, जब उसके बीच सहसंयोजक बंधन होता है। तो वो क्या होता है, उदासीन हो जाता है। जब दोनों के बाहरी कक्षा में कोई अणु है ही नहीं तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। तो जब वो उदासीन हो जाएगा तो वह उस पर विद्युत का प्रभाव होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही कारण है। चलिए देखिए ख में कहता है क्या कि निम्नलिखित यौगिक का नाम लिखे। देखिए 1 2 3 कितना कार्बन है, 3 है। तो 3 का कितना होता है, एथ, मेथ, एथ और प्रोप। तो क्या हो जाएगा, प्रोप
प्रोपोनॉन क्या हो जाएगा, प्रोपोनॉन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपोनॉन, क्योंकि CH3CO फिर क्या हो जाएगा CH3, 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपोनॉन। अगला देखिए इसी में कहता है क्या कि उस गैस का नाम लिखे जो सोडियम कार्बोनेट पर एथेनोइक अम्ल डालने से उत्पन्न होती है। आप इस गैस की उपस्थिति कैसे सिद्ध करेंगे। तो कहता है क्या कि सोडियम कार्बोनेट पर एथेनोइक अम्ल डालने से फदफदाहट के साथ CO2 गैस मुक्त होती है। इस गैस की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए हम एक जलती हुई मोमबत्ती को CO2 के पास ले जाते हैं और हम पाएंगे कि मोमबत्ती और अधिक तेजी से जलने लगती है और कभी कभी असावधानी के कारण आग भी लग जाती है। इस गैस का हमें आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो कहता है क्या कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाए। कहता है क्या कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक से किसी परमाणु अथवा परमाणु समूह को दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित करने को प्रतिस्थापन कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए CH4 Cl2 जब अभिक्रिया होता है, देखिए CH3Cl प्लस HCl बनता है। तो इसका जो एक क्लोरीन है क्या कहते हैं, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन कर देता है और एक हाइड्रोजन क्या कहते हैं, एक क्लोरीन को प्रतिस्थापन करके दूसरे के साथ अभिक्रिया बना लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हमारा सभी क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप लोग को मज़ा आया होगा आज की क्लास में भी। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के